जय हिंद साथियों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरीज का छठा पार्ट जे उपक्रम। इसमें सारे इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, है ना, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो कृपया ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि बड़ी ही आसानी से आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है किसमें? पत्ती में या फिर पत्ता में। तो एक का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? तो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती के रंध्र में, है ना। कहाँ पे होता है? पत्ती के रंध्र में, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, वहीं पर उसका क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? इसमें जो है जल वाष्प के रूप में निकलता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए इमेज लगा दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रंध्र है और यहीं से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो दोस्तों, मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो जब श्वसन क्रिया होती है तो ताप के रूप में 20% ऊर्जा निष्कासित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या। तो दोस्तों, अब जो है ये जो वृक्क है, वृक्क को हम लोग किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। और इसकी क्रियात्मक इकाई क्या होता है? इसकी क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। तो वृक्क के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वृक्क में दोस्तों मूत्र का निर्माण होता है ना। वृक्क में क्या होता है? वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है और ये मूत्र जो है मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आकर इकट्ठा होता है, मूत्राशय में स्टोर होता है। ये तब तक मूत्राशय में स्टोर रहेगा जब तक कि ये मूत्र मार्ग से बाहर ना निकल जाए। तो वृक्क का क्या काम है? तो वृक्क का काम है कि हमारे रुधिर को यानी ब्लड को छान करके साफ करना। तो कैसे छान के साफ करता है? तो हमारे जैसे हमारे रुधिर में जो CO2 है वो तो फुफ्फुस में निकल जाता है, फुफ्फुस में छन के निकल जाता है, लेकिन जो बाकी चीज़ है जैसे जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है ना, और इस तरह का नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट पदार्थ है वो जो है ब्लड में रह जाता है। तो अगर उस ब्लड को अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, ठीक ना। तो वृक्क का काम है कि उस हानिकारक पदार्थ को निकाल कर बाहर करना। तो कैसे निकालता है? तो उसको छान करके बाहर निकालता है। जो छान करके जो मूत्र बचता है, जो मूत्र निकलता है, तो वो कहाँ आता है? तो मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा होता है और तब तक इकट्ठा रहता है जब तक कि वो मूत्र मार्ग से बाहर ना निकल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों के वायु भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? तो दोस्तों, ये क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन अभी हम लोग देखे थे पिछले बार इमेज में। तो देखिए दोस्तों, पत्ती के जो पीछे जो है रंध्र पाया जाता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक ना। तो स्टोमाटा वहाँ से क्या होता है? वहाँ से पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस लेते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वायवी भाग। तो वायवी भाग कौन हो गया? वायवी भाग हो गया स्टोमाटा या फिर रंध्र। क्या हो गया? स्टोमाटा या फिर रंध्र। तो इसी रंध्र को वायवी भाग बोलेंगे और इसी रंध्र से, है ना, इसी रंध्र से जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसी को क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। तो पौधों के वायु भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो चलिए श्वसन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता कैसे है। चलिए दोस्तों, श्वसन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं श्वसन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन उसको बोलेंगे जो वायु की उपस्थिति में जो क्रिया होगा, और जो श्वसन वायु की उपस्थिति में होगा उसको वायवीय श्वसन, जो वायु की अनुपस्थिति में होगा उसको अवायवीय श्वसन। जो वायु की अनुपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन, और जो वायु की उपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। तो चलिए श्वसन को ठीक से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं, है ना, वो अंत में जाकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब देखिए, ग्लूकोज से तो काम चलेगा नहीं, तो क्या करना होगा? ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना होगा। जब तक कि ग्लूकोज को ऊर्जा में नहीं बदलेंगे, तब तक कि वो भोजन हम लोग के किसी काम का नहीं है। तो चलिए इसको ठीक से समझ लेते हैं ताकि यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो क्या करना है? जो भी खाना खाए वो सबसे पहले क्या बन गया? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव में, कहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों? कहाँ? कोशिका द्रव में। ये ग्लूकोज कोशिका द्रव में पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। किसमें? पाइरूवेट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना ये काम कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। याद रखिएगा, ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना ये काम कहाँ होगा? कोशिका
द्रव में होगा। कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। एकदम याद रखने वाला बात है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में। एकदम याद रखने वाला बात है, याद रखिएगा इसको, एकदम भूलना नहीं है। चलिए अगले वाला पार्ट समझते हैं। अगले वाला पार्ट क्या है? देखिए ग्लूकोज तो पाइरूवेट में विखंडित हो गया, ग्लूकोज तो पाइरूवेट में विखंडित हो गया। अब देखिए, अब सारा काम यहाँ से शुरू होगा, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, ये पाइरूवेट से शुरू होता है। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पाइरूवेट का जल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले हम इसी को कवर कर लिए हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो हम अभी बोले कि शोषण दो प्रकार का होता है, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। तो पहले हम क्या समझेंगे? वायवीय शोषण को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? वायवीय शोषण को। तो चलिए देखिए दोस्तों, ग्लूकोज से हमारे शरीर में क्या बन गया? तो ग्लूकोज से बन गया पाइरूवेट, और पाइरूवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिल गया। देखिए अंत में हमारे शरीर को क्या मिल गया है? ऊर्जा मिल गया। मतलब जो हम लोग भोजन किए थे जिससे ग्लूकोज बना था, उससे क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गया, है ना। अब देखिए ये तो हो गया वायवीय शोषण जो हमारे शरीर में होता है और इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए इसके अतिरिक्त एक काम और है। क्या है? अब हम लोग समझेंगे इसको। पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल बन गया है। क्या बन गया? पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल। ये कब होगा? जैसे दोस्तों जब हम लोग बहुत काम कर रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है? हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अधिक ऊर्जा की जब आवश्यकता होगी तो क्या करेगा? हमारा शरीर को अधिक ऑक्सीजन चाहिए होगा, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या है? अधिक काम करेंगे तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसलिए जो दौड़ता है, जो काम करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है ना। तो क्या होता है? जब अधिक काम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव होता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो उस समय क्या होता है? हमारी पेशी कोशिका में, पेशी कोशिका आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। हमारे पेशी कोशिका मतलब जैसे रहता है कि हाथ के पेशी, जांघों के पेशियों में, है ना, यहाँ पे, या फिर पैरों के पेशियों में, है ना, यहाँ पे क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और जब ये लैक्टिक अम्ल बनेगा तो हम अकड़न होने लगता है शरीर में। क्या होता है? अकड़न होने लगता है। थकान की वजह से क्या होता है? अकड़न होने लगता है। तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव की वजह से। ऑक्सीजन का अभाव कब होगा? जब हम लोग दौड़ेंगे या कोई काम करेंगे तो क्या होता है? वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। क्यों? ऑक्सीजन के शरीर में अभाव हो जाता है। जब अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पाइरूवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल कब बनता है, तो याद रखिएगा, जब पाइरूवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल कब बनता है? जब शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ठीक है, जब शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है। और पूछेगा कि पाइरूवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, तो बोलेंगे हमारी पेशी कोशिका में। कहाँ बनता है? पेशी कोशिका में। इस समझ में आ गया है? तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा, पाइरूवेट का विखंडन होकर जल, ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। पूछेगा कि पाइरूवेट का विखंडन, है ना, पाइरूवेट का विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देना, ये कैसी शोषण है? तो वायवीय शोषण है। क्यों? क्योंकि वायु की उपस्थिति में हो रहा है। अगर पूछेगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, पाइरूवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल बनाता है, कहाँ बनाता है? पेशी कोशिका में बनाता है। कब बनाता है? जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवायवीय। देखिए, पाइरूवेट का विखंडित होकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाना, है ना। याद रखिएगा, इथेनॉल का क्या रखना है? इथेनॉल। पाइरूवेट का विखंडित होकर इथेनॉल बनाना। बाकी वाला क्यों याद नहीं रखना है? क्योंकि बाकी वाला में तीनों में सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, है ना। तो लगभग तीनों में सेम है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऊर्जा भी है, जल भी है। तो क्वेश्चन पूछेगा, जब बोलेगा पाइरूवेट विखंडित होकर इथेनॉल बन जाता है और ऊर्जा देता है, तो ये कैसा शोषण है? तो ये है अवायु शोषण। क्यों? क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में ये काम होता है। तो अगर और एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि पाइरूवेट विखंडित होकर इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और ऊर्जा दे रहा है, तो ये किस में होता है? तो ये ईस्ट में। याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है ईस्ट में। तो देखिए अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार हम बता देते हैं क्या क्या हो गया। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, पाइरूवेट विखंडित होकर जल, ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये अभिक्रिया कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये किस प्रकार का शोषण है? तो है वायवीय शोषण। क्यों? क्योंकि वायु की उपस्थिति में हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, पाइरूवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल बना रहा है, ये शोषण कहाँ होता है? तो पेशी कोशिका में ये होता है ये शोषण। और कब होता है? जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। और ये कैसा शोषण है? तो वायवीय शोषण है, क्योंकि वायु का अभाव हुआ है, वायु अनुपस्थित नहीं हुआ है। और पाइरूवेट विखंडित होकर इथेनॉल बना रहा है, तो ये कैसा शोषण है? तो ये अवायवीय शोषण है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है। और ये किस में होता है? तो ये होता है ईस्ट में। किस में? ईस्ट में। तो देखिए दोस्तों, अब शोषण को क्लियर कर लेते हैं। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाता है
ये कहाँ होता है? कोशिका दौर में, ठीक है। और पायरुवेट से क्या बनता है? ऊर्जा मिलता है। तो जब हम क्या किए, हमारे ग्लूकोज को देखिए दोस्तों, जब ग्लूकोज जो है ऊर्जा दे रहा है ना, और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में दे रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ आया? हमारे सांस के जरिए जो हम लिए थे। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा दे रहा है। ये काम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस पूरे प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अभी हम लोग पढ़े, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये है अवायवीय और ये है वायवीय। तो क्वेश्चन पूछेगा अवायवीय श्वसन किस में होता है? तो अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में। किस में होता है अवायवीय श्वसन? ईस्ट में। और वायवीय श्वसन किस में होता है? तो वायवीय श्वसन होता है जीव जंतु में, पेड़ पौधे में, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पायरुवेट का विखंडन होकर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, एक अभिक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वायवीय श्वसन है। और अवायवीय श्वसन किस में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट में होता है। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। अब श्वसन समझ में आ गया है। ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलना, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वायु श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो अवायु श्वसन। ठीक है, क्लियर है। ये इसी को श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीव के लिए अनिवार्य है कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो सभी जीवों के लिए सबसे अनिवार्य है श्वसन। बिना श्वसन का दोस्तों शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा। जब शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा तो कोई किसी भी जीव के लिए जीवित रहना मुश्किल है। तो सबसे अनिवार्य कौन हो गया? श्वसन। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, याद रखने वाला बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेस्म, 2 वेस्म, 4 वेस्म या 5 वेस्म। तो मानव हृदय में पाई जाती है 4 वेस्म। कौन कौन होता है? बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद, ये 4 वेस्म पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मानव के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति होती है ग्लूकोज की। किसकी? ग्लूकोज की। तो देखिए यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया लगा दी है और इसमें सबसे अंत में क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन अभिक्रिया होती है। 11 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए ये सभी जरूरी है, सभी की आवश्यकता होती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। आंसर हो गया 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि डायलिसिस कहाँ होता है? तो डायलिसिस होता है किडनी में या वृक्क में। तो किडनी या वृक्क, और इसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स। क्या है? गिल्स। मछली जो है गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 16, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए उपयोग होता है विसरण का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो दोस्तों कवक में पोषण की क्या होती है? मृत जीवी पोषी होती है। क्यों? क्योंकि कवक जो है मरे हुए या सड़े हुए जीवों के ऊपर ही उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये रहता है पुराने जाइलम में। कहाँ पे? पुराने जाइलम में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो उपचयन। देखिए दोस्तों, जब भी भोजन का पचना बोलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, दोनों एक ही बात है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। अगर दोस्तों ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी भोजन का पचने का बात होगा तो उपचयन या ऑक्सीकरण, दोनों तो एक ही है, दोनों याद ही होगा, याद कर लीजिएगा। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों सेम है। ये रहेगा ऑप्शन में या फिर ऊष्माक्षेपी रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो ऑप्शन देख के आपको टिक आउट कर लेना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21, रक्त क्या है? तो दोस्तों रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। किस तरह का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से वृक्क उत्सर्जी अंग है, अग्नाशय और आंख उत्सर्जी अंग नहीं है। तो वृक्क के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि वृक्क मतलब किडनी, और किडनी का काम है रक्त को छानकर साफ करना, मूत्र का निर्माण करना, और मूत्र का निर्माण कर मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेज देना या मूत्राशय में इकट्ठा करना, और मूत्राशय में तब तक इकट्ठा रहेगा जब तक ये मूत्र मार्ग से बाहर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो दोस्तों अभी हम लोग श्वसन वाला पार्ट को अच्छे से कवर कर लिए, अब बहुत ही आराम से इसमें बन जाएगा। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, याद कीजिए हम बोले थे इथेनॉल, जब इथेनॉल बनता है तो किसमें बनता है? अवायवीय श्वसन में। किसमें बनता है? अवायवीय श्वसन में। और ये क्रिया किसमें होता है? ये होता है ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन या उत्सर्जन। तो दोस्तों मनुष्य के सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन नहीं कहते हैं, क्योंकि श्वसन अभी हम बताएं ग्लूकोज से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया किसको कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं खून की कमी को भी एनीमिया कहते हैं। और खून का कमी कैसे होता है? तो आयरन की कमी से। जब आयरन की कमी हो जाएगा तो खून का निर्माण नहीं होगा, और खून का निर्माण नहीं होगा तो ब्लड की कमी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 27, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। कैसे? तो जाइलम का कार्य है जल का और खनिज लवण का वहन करना। किसका? जल का और खनिज लवण का वहन करना। और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है भोजन का वहन करना। किसका? भोजन का वहन करना। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, जौ से जाइलम और जौ से जल मैच हो रहा है, याद रखना है। जल का वहन जाइलम करेगा। और फ्लोएम कैसे? तो देखिए, फ से फ्लोएम और फ से फूड मतलब भोजन। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद पाया जाता है दोस्तों अमीबा में। किसमें? अमीबा में। देखिए यहाँ पर हम फोटो लगा चुके हैं अमीबा का, इसमें आप देख सकते हैं कूटपाद इसमें है। तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। कैसे दोस्तों? जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? संतुलन बना रहता है। अगर दोनों में से किसी एक का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो संतुलन क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। इससे बहुत अधिक ऑक्सीजन हो जाएगा या बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो संतुलन अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। मनुष्य की जनसंख्या तो ऐसे ही बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? दोस्तों स्टोमाटा मतलब पूछ रहा है रंध्र। क्या पाया? रंध्र। तो देखिए रंध्र का हम पिक्चर यहाँ पर लगा दिए हैं। ये किस में पाया जाता है? ये पत्ती में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि गैसों, प्रकाश संश्लेषण में जो गैस की आवश्यक्ता होती है, प्रकाश संश्लेषण में जो गैस की आवश्यकता CO2 गैस की आवश्यकता होती है, तो इसी रंध्र के थ्रू क्या होता है? पौधे को, पत्ती को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो कितना होता है दोस्तों? लगभग 120 mmHg। तो और अगर पूछे ब्लड प्रेशर कितना होता है तो क्या बोलेंगे? 120/80। क्या होता है? 120/80। इसका मतलब होता है जो हृदय है 120 के स्पीड से रक्त को भेजता है और वापस 80 की स्पीड से हृदय में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है, स्टोमाटा है, हरित लवक है, ग्राना है। इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है। सिर्फ स्टोमाटा में नहीं होगा। स्टोमाटा का काम है गैसों को लेना या छोड़ना। हरित लवक का काम है प्रकाश को ग्रहण करना। तो ये किसी एक में नहीं हो सकता है ना? ये सभी रहेगा तो ही होगा। तो सभी कहाँ पे है? पत्ती में है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है? इसमें जल वाष्प में बदल जाता है। इसमें क्या होता है? जल वाष्प में बदल जाता है। जल वाष्प में बदलता है। तो भौतिक प्रक्रिया उसको बोलते हैं जो फिर रिवर्स हो जाए। जैसे जल वाष्प में बदल गया तो वाष्प फिर जल में बदल सकता है। इसलिए क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया हो गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 34, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोस्तों कभी ऑक्सीकरण लिखेगा, कभी उपचयन लिखेगा। क्या लिखेगा? कभी ऑक्सीकरण, कभी उपचयन, दोनों सही है। और अगर ये दोनों में ना रहे, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ऊष्माक्षेपी। क्या रहेगा? ऊष्माक्षेपी। तो कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, लेकिन अधिकतर चांस है कि ऑक्सीकरण रहेगा या फिर उपचयन रहेगा। दोनों एक ही बात है, ऑक्सीकरण बोलिए या उपचयन, दोनों सेम चीज़ है। और नहीं रहने के बाद ऊष्माक्षेपी रहेगा, तो ऊष्माक्षेपी में टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्यों? अगर क्लोरोफिल रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, है ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है ना, और वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, तो उसको स्वपोषी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पहले बहुत ही इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? देखिए, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ होता है ये क्रिया? तो हम लोग जानते हैं ये क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यह कैसा शोषण है? वायवीय शोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं लैक्टस। क्या कहते हैं? लैक्टस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? दोस्तों यूरिया जो है रक्त में प्रवेश करती है यकृत से। कहाँ से? यकृत से। और यूरिया को ये रक्त से अलग कौन करता है? तो वृक्क। कौन करता है? वृक्क। वृक्क में यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है और यकृत में जो है रक्त में यूरिया प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण होता है रात दिन में, सुबह शाम में। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो कब होगा? दिन में। देखिए यहाँ पर हम दे दिया समीकरण, अब आराम से देख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सनलाइट की जरूरत होती है और सनलाइट कब मिलेगा? दिन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम संवाहक है। तो अभी हम बताए थे दोस्तों, जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम फूड का मतलब भोजन का संवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो दोस्तों रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो जब हमारा ब्लड जांच होता है दोस्तों, तो इसी प्लाज्मा को जांच किया जाता है, ना कि पूरे ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो हरित लवक। कौन है दोस्तों? हरित लवक। तो इसका 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो दोस्तों वृक्क मतलब किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर। कौन होता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण होता है स्वपोषी जीव में। तो स्वपोषी जीव में प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब ये सब तीनों आवश्यक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? ऑक्सीजन की। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है कूटपाद द्वारा। देखिए यहाँ पर इमेज लगा चुके हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों जब भी एडीपी के टूटने की बात होगा तो हम लोग बोलेंगे 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। थैंक क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जो प्रक्रम का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से लगभग 35 क्वेश्चन और पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपसे इतना उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं। धन्यवाद।